and welcome back to Humanities. I am Purva. In आज की वीडियो में we'll be covering our chapter number 2 of class 12th political science, era of one party dominance. तो पूरी प्लेलिस्ट जो है हमारी स्मार्ट बोर्ड सीरीज वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी एंड इसमें वन बाय वन आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चैप्टर कवर कर सकते हैं. पूरी की पूरी कवरेज है फॉर बोथ योर बोर्ड्स एज वेल एज CUET. पूरा अपडेटेड NCERT और अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. चैप्टर के नाम से ही शुरुआत करते हैं. एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस. एक पार्टी की डोमिनेंस. डोमिनेंस यानी कि सुप्रीमेसी या फिर इन्फ्लुएंस की बार बार एक ही पार्टी जीत रही है. राइट. तो एक एरा है, एक पीरियड ऑफ टाइम है. राइट. कि कुछ टाइम तक एक ही पार्टी की डोमिनेंस बनी रही. और ये कौन सी पार्टी है? द कांग्रेस पार्टी. और ये कांग्रेस पार्टी कब बनी थी, कैसे बनी थी? हमने देखा है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से हमारे पास लीडर्स थे लाइक जवाहरलाल नेहरू. राइट. तो ये जो पार्टी थी ये INC इंडियन नेशनल कांग्रेस काफी पुरानी पार्टी थी. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इंडिया की तरह बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई. राइट. सो मेनी कंट्रीज गेन्ड इंडिपेंडेंस अराउंड द टाइम इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस. राइट. हमारा जो 1945 के बाद का पीरियड है, बहुत सारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज आई. राइट. लेकिन उनमें से कोई भी कंट्री सोच भी नहीं सकती थी एक डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने का. इट कुड नॉट अफोर्ड टू हैव डेमोक्रेसी. व्हाई? बिकॉज सबकी प्रायोरिटी क्या थी? नेशनल यूनिटी, की पूरे नेशन को यूनिफाई करना. राइट. एंड डेमोक्रेसी विल इंट्रोड्यूस डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. डेमोक्रेसी क्या होता है? अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल. जिसमें कौन चूज कर रहा है एक रिप्रेजेंटेटिव को? पीपल. और वो भी कैसे? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू. राइट. तो यहाँ पे अगर इतनी पावर, एक नई नई कंट्री बनी है उसको इतनी पावर अगर हम दे देंगे शुरुआत में लोगों को, तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए और वो जो नेशन फॉर्म करना था, हमें नया नया एक कंट्री को मजबूत करना था, वो ना हो पाए. तो मोस्टली सारी कंट्रीज को यही डर था क्योंकि उन सब ने नॉन डेमोक्रेटिक रूल को एक्सपीरियंस किया हुआ था. राइट. नॉन डेमोक्रेटिक रूल भी क्या क्या आता है आपका? नॉमिनल डेमोक्रेसी, जो नाम की डेमोक्रेसी है, बट कंट्रोल किसका है? एक लीडर का या फिर एक पार्टी का. राइट. वन पार्टी रूल, जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है, जैसे हमने कम्युनिस्ट पार्टी का देखा इन USSR. डायरेक्ट आर्मी रूल, जिसको हम कहते हैं मिलिट्री रूल, जो हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे. राइट. सो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स यानी कि रूल्स always started with the promise of restoring democracy. अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लेंगे ना, अगर आप हिटलर का भी एपिसोड उठा के देखिए, वो क्या दिखाते हैं कि हम उल्टा डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम आपको बचा रहे हैं. तो हर एक नॉन डेमोक्रेटिक रूल ना ऐसे ही शुरुआत होती है, इसी वजह से कि हम डेमोक्रेसी लाएंगे. बट वंस दे एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डिसलॉज देम. फिर उनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है. राइट. सो ये हमें एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, वर्ल्ड सिनेरियो बताया गया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या सिचुएशन थी अगर हम डेमोक्रेसी के लिए बात करें तो. अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट पे चलते हैं. सिनेरियो इन इंडिया. आवर लीडर्स ऑप्टेड फॉर डेमोक्रेसी because they did not see politics as a problem. They saw it as a way of solving the problems. कि जो भी challenges है, जो भी problems हैं, हम उनको पॉलिटिक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. राइट. सो इंडिपेंडेंस जब हमें मिली, इंटरिम गवर्नमेंट का रूल था. इंटरिम गवर्नमेंट क्या थी? जो टेम्पररी गवर्नमेंट थी विदाउट एनी इलेक्शन. राइट. सारा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखने के लिए. एंड जैसे हमने देखा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई थी, जिन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फ्रेम किया. राइट. कॉन्स्टिट्यूशन मेड, अच्छा जी, कंप्लीट कब हुआ? It was framed on 26 November 1949. ये सारी डेट्स आपको याद करनी है. It was signed on 24th January 1950 and 2 दिन बाद
इट केम इनटू इफेक्ट, अब लागू हो गया, इंप्लीमेंट हो गया 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है, राइट? फॉर्म्ड ऑन 26 नवंबर 1949, साइन ऑन 24 जनवरी 1950 एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 24 जनवरी 1950। चलिए, now it was necessary to install the first democratically elected government of the country। चलिए भैया, कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया है, इंडिया इंडिपेंडेंट भी हो गई है। अब जो हमारा चैलेंज है, वन ऑफ द चैलेंजेस, जो हमने 3 चैलेंजेस पढ़े अभी पिछले चैप्टर में, सेकंड चैलेंज क्या था? टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, और उसी सेकंड चैलेंज को हम इन डेप्थ इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट? सो दिस चैप्टर इज अबाउट द सेकंड चैलेंज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, कैसे इंडिया में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई, राइट? सो अब हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करनी है, वो भी किस बेसिस पे? यूएएफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका क्या मतलब है? क्लास 10th में पढ़ा है ना, दैट पीपल अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स आर फ्री टू वोट, वो अपनी मर्जी से कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन जनवरी 1950। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ? जनवरी 1950 में। सुकुमार सेन बिकेम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, इलेक्शन कमिश्नर में अब 3 मेंबर होते हैं, अब की बात कर रही हूं मैं, राइट? एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स, राइट? तो यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले कौन थे? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन। The country's first general elections were expected, ऐसा सोचा था कि 1950 में ही हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया एस्टैब्लिश, राइट? इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई है, सब कुछ रेडी है, 1950 में ही इलेक्शंस कर लेंगे। लेकिन एक्चुअल इलेक्शंस कब होते हैं, देखते हैं। सो क्या प्रॉब्लम हुई जो 1950 में इलेक्शंस नहीं हो पाए? What were the challenges faced by the Election Commission of India? चलिए, तो सबसे पहला चैलेंज था होल्डिंग एन इलेक्शन रिक्वायर्ड डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन का मतलब क्या है? ड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। भैया, जहां पे भी आप रहते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, राइट, तो दिल्ली में भी काफी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। दिल्ली को डिवाइड करके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया हुआ है, राइट? तो अभी तक जो सारी स्टेट्स थी उनमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बनी हुई थी कि ये वाला एरिया इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में फॉल होगा, ये वाला इसमें, ऐसे ऐसे। ड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज नॉट देयर, राइट? तो ये ड्रॉ करना था सबसे पहला चैलेंज, राइट? उसके बाद देखिए, इट ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं? जिसमें सारे ही वोटर्स की डिटेल्स होती है, नेम होते हैं, लिस्ट ऑफ द वोटर्स, द लिस्ट ऑफ ऑल द सिटीजंस एलिजिबल टू वोट। क्लियर है? तो ये 2 इमीडिएट चैलेंजेस थे जो टाइम टेकिंग थे, जिनको करने में ऑब्वियसली टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, ये समय लगेगा, है ना? क्योंकि एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है, राइट? चलिए, अब इन्हीं में एड ऑन क्या होती हैं प्रॉब्लम्स? There were 17 crore eligible voters. Total number of eligible voters 17 crore. Who had to elect about 3,200 MLAs, members of legislative assemblies, and 489 members of Lok Sabha. चलिए देखिए, स्टेट के बेसिस पे हर एक स्टेट की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, राइट? तो स्टेट इलेक्शंस के दौरान एमएलएस इलेक्ट होते हैं, एंड जब नेशनल इलेक्शंस होते हैं तो आपका लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, विच इज योर MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओनली 15% ऑफ दीज एलिजिबल वोटर्स वर लिटरेट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, केवल 15% ऑफ 17 करोड़ वर लिटरेट। लिटरेट का मतलब उनको लिखना और पढ़ना आता था, द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। Therefore, the Election Commission had to think of some special method of voting, जिसमें ना ही लिखना पड़े और ना ही रीड करना पड़े, कुछ ऐसा तरीका, right? So the Election Commission trained over 3 lakh officers and polling staff. किसकी ट्रेनिंग हुई? जो स्टाफ है, 3 लाख ऑफिसर्स एंड पोलिंग स्टाफ टू कंडक्ट द इलेक्शंस। ये सारे ही चैलेंजेस है, पूरा आंसर आता है आपके बोर्ड्स में। नो इलेक्शन ऑन दिस स्केल हैड एवर बीन कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर। ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना बड़ा कभी कोई इलेक्शन नहीं हुआ।
When the first draft of the rolls, electoral rolls was published, it was discovered that names of nearly 40 lakh women were not recorded in the list. उनको कैसे बुलाया जाता है? वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, उनके खुद के नाम नहीं लिखे हुए लिस्ट में. तो ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ने मना किया कि मैं ये एंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करूंगा और आप इसका रिविजन कीजिए एंड डिलीशन कीजिए. राइट, नेम्स चाहिए मुझे. सो दीज वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन. और क्या चैलेंजेस थे? द साइज ऑफ द कंट्री एंड द इलेक्टोरेट दैट मेड दिस इलेक्शन अनयूजुअल. भैया एक तो इतना बड़ा हमारा देश है, राइट अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो कंट्री बहुत बड़ी है और साथ ही साथ बड़ी होगी तो लोग भी बहुत ज़्यादा होंगे, राइट. The first general election was also the first big test of democracy in a poor and illiterate country. अभी तक ये डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ना सिर्फ डेवलप्ड नेशंस में होता था, लेकिन इंडिया ने बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री प्रूव किया कि जी हाँ पुअर और इलिटरेट कंट्रीज में भी डेमोक्रेसी काम कर सकती है. India's experiment with Universal Adult Franchisee UAF appeared very bold and risky. An Indian editor called it the biggest gamble in the history. Right? Gamble क्या होता है? जुआ, है ना, जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा है. ऑर्गेनाइजर है मैगजीन का नाम, wrote that Jawaharlal Nehru would live to confess the failure of universal adult franchisee in India. तो क्या हुआ? बहुत सारे लोगों ने इंडिया का मजाक उड़ाया, मॉक किया कि ये तो इम्पॉसिबल है, अभी फेल हो जाएंगे, ये कैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन सकती है क्योंकि इतने सारे इलिटरेट पीपल हैं, ऊपर से पुअर कंट्री है. So elections had to be postponed twice. 2 बार इलेक्शन पोस्टपोन हुए एंड फाइनली कब कंडक्ट करेगा फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन इंडिया? अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक. बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्हें क्या बोला जाता है? 1952 के इलेक्शंस, क्योंकि मोस्टली सभी ने जनवरी 1952 में वोट किया. राइट, चलिए. सो दिस इलेक्शन इज रेफर्ड टू एज द 1952 इलेक्शन सिंस मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वोटेड इन जनवरी 1952. इट टुक 6 months for the campaigning, polling and counting to be completed. कैंपेनिंग क्या होती है? इलेक्शन से पहले जो रैलीज होती है वो अपना कैंपेन करते हैं, फिर पोलिंग, वोटिंग, है ना, और फिर काउंटिंग ऑफ द वोट्स. 6 महीने लगे टोटल. इलेक्शंस वर competitive. There were on an average more than 4 candidates for each seat. एक सीट के लिए 4 कैंडिडेट्स थे, राइट. तो कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा था. More than half the eligible voters turned out to vote. यानी कि 50% से ज्यादा वोटर्स आए वोट करने के लिए पहले जनरल इलेक्शन में. The results were accepted as fair even by the losers. सबसे बड़ी खास बात यही है कि सबने रिजल्ट को एक्सेप्ट किया. राइट, इंडियन एक्सपेरिमेंट हैड प्रूव्ड द क्रिटिक्स रॉन्ग. जो इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि ये तो गलत है, यहाँ डेमोक्रेसी काम नहीं करेगी, उन सबको गलत प्रूफ कर दिया गया. India's general election of 1952 became a landmark in the history of democracy all over the world. It was no longer possible to argue that democratic elections could not be held in conditions of poverty or lack of education. अब कोई भी नहीं बोल सकता है कि एक इलिटरेट और गरीब कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं हो सकती. राइट, सो इट प्रूव्ड दैट डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिस्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड नो मैटर व्हाट. राइट, चाहे वो कंट्री गरीब हो, चाहे वो इलिटरेट हो. राइट, सो दिस वाज द इंडियन एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्शंस. चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार वोट हुए कैसे. राइट, सो चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग. आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, ईवीएम, है ना, राइट, जिसपे आपका कैंडिडेट नेम होता है और पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल होता है एंड यू जस्ट हैव टू प्रेस द बटन. राइट, बट दैट इज नॉट हाउ वी स्टार्टेड. शुरुआत ऐसे नहीं हुई फर्स्ट जनरल इलेक्शन में. सो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में जितने कैंडिडेट्स हैं उतने बॉक्सेस रखे गए. राइट, और उन बॉक्सेस पे सिंबल होता था कैंडिडेट का. राइट, और आपको एक बैलेट पेपर इसमें डालना है. जिस भी आप कैंडिडेट को वोट करना चाहते हैं उसके बॉक्स में आप बैलेट पेपर डाल देंगे. सो शुरुआत में 1952 इलेक्शंस में ये हुआ. अब
फर्स्ट 2 जनरल इलेक्शंस के बाद इसको चेंज कर दिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लग रहे थे, राइट, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। अब क्या हुआ, एक बैलेट पेपर निकाला ऐसे जिसमें सारे ही कैंडिडेट्स के नेम्स हैं और सिंबल है। अब आपको सिंपली क्या करना है, यू हैव टू पुट अ स्टैम्प ऑन द नेम ऑफ द कैंडिडेट यू वांट टू वोट फॉर। तो इसी पेपर पे आपको बस स्टैम्प लगा देना है कि मैं इसको वोट करना चाहता हूँ, सिंपल, राइट। तो अलग अलग डिब्बे नहीं चाहिए फिर, और एक ही आप बैलेट बॉक्स में डाल देंगे, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाउ ओनली 1 बॉक्स एंड आपका डिफरेंट बैलेट पेपर्स विद डिफरेंट योर स्टैम्प्स, ठीक है, क्लियर है, फाइन। सो ऐसे हुआ एंड देन फाइनली came in the EVM machine, electronic voting machine. This method worked for nearly 40 years. जो हमने ये वाला मेथड देखा ये 40 साल तक चला। एंड फिर EVM मशीन पे कब शिफ्ट किया, टूवर्ड्स द एंड ऑफ 1990s, 1990s के एंड में, सो लगा लीजिए अराउंड 1997 ऑनवर्ड्स इलेक्शन कमीशन स्टार्टेड यूजिंग द EVM। लेकिन ऑल ओवर द कंट्री EVM कब शिफ्ट हुई, बाय 2004 द एंटायर कंट्री हैड शिफ्टेड टू द EVM, राइट। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2004 ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, एंड 1990s के लेट में शुरुआत हुई, ठीक है। सो दीज आर द चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग। अब चलते हैं जो मेन मुद्दा है, जो चैप्टर का नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, कांग्रेस की डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। चलिए, सो द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज एक्सपेक्टेड वन दिस इलेक्शन। जो हमारा पहला 1952 का जनरल इलेक्शन था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीता। द पार्टी वन 364 आउट ऑफ 489 सीट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, in the first Lok Sabha and finished way ahead of any other challenger, सबसे बहुत ही ज्यादा आगे थी। The Communist Party of India second आती है in terms of seats, won only 16 seats, केवल 16 सीट जो सेकंड आए उनको मिली, राइट। चलिए, तो एक्चुअल में इतनी भारी तादाद से वोट मिले कैसे कांग्रेस पार्टी को, रीजंस फॉर कांग्रेस डोमिनेंस जानते हैं। सबसे पहला और ऑब्वियस रीजन है कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो ऑलरेडी पॉपुलर थी, है ना, और उसको किससे रिलेट किया जाता था, इंडियन नेशनल मूवमेंट से। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या इनहेरिट किया, द लेगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट, राइट, क्योंकि अब उसको उसी से एसोसिएट कर रहे थे, राइट। It was the only party then to have an organization spread all over the country, यानी कि ये पार्टी all over the country फैली हुई थी और एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी तरीके से। इन जवाहरलाल नेहरू, तीसरा रीजन है एक बहुत बढ़िया कैरिज्मेटिक लीडर। In Jawaharlal Nehru, the party had the most popular and charismatic leader in Indian politics. Charismatic यानी कि बहुत ज्यादा ही जिसका करिश्मा हो, राइट, बहुत ज्यादा ही इन्फ्लुएंशियल लीडर। ही लेड द कांग्रेस कैंपेन एंड टूर्ड थ्रू द कंट्री। फिर फोर्थ रीजन क्या है, द एक्सटेंट ऑफ द विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस वाज आर्टिफिशियली बूस्टेड बाय द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। FPTP सिस्टम क्लास 11th में पढ़ा है या नहीं, जिसमें द पार्टी दैट गेट्स मोर वोट्स देन अदर्स टेंड्स टू गेट मच मोर देन इट्स प्रोपोर्शनल शेयर, यानी कि जो नंबर ऑफ वोट्स हैं दे आर नॉट इन प्रपोर्शन टू द नंबर ऑफ सीट्स। आपको ज्यादा ही सीट्स मिलती हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वोट्स। सो दैट इज योर FPTP सिस्टम इन शॉर्ट। तो इस कारण से कांग्रेस की जो विक्ट्री थी वो और ज्यादा बूस्ट हो गई। अब ऑल ओवर नेशन वाइड जो जनरल इलेक्शन था वो तो हो गया था, अब बारी है स्टेट इलेक्शंस की। द स्टेट इलेक्शंस वर हेल्ड विद द लोकसभा इलेक्शंस। इन इलेक्शंस के साथ साथ ही आपके स्टेट इलेक्शंस हुए। द कांग्रेस स्कोर्ड बिग विक्ट्री इन दोज इलेक्शंस एज वेल। तो स्टेट जो हमने लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर इलेक्ट करने की बात करी उसमें भी कांग्रेस ने विक्ट्री पाई। इट वन अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट, कहां पे नहीं मिली मेजॉरिटी, त्रावणकोर कोचिन जो कि टुडेज केरला का पार्ट है, राइट। सो त्रावणकोर कोचिन एंड मद्रास एंड ओडिशा, राइट, क्लियर है। तो इन एरियाज में मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन
Finally, even in these states, the Congress formed the government. कैसे? coalition government बना के एक गवर्नमेंट यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गई जिसमें ऑब्वियसली मेजोरिटी पार्टी कांग्रेस थी, राइट? सो द पार्टी रूल्ड ऑल ओवर द कंट्री एट द नेशनल एज वेल एज द स्टेट लेवल. सो इससे हमें दिख रहा है कि किसकी जीत हो गई? कांग्रेस पार्टी की. एंड इसी के तहत जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस. The dominance of the Congress during the period 1952 to 62. जो अब हम एरा की बात कर रहे हैं वो है 1952 to 62. देखते हैं अब क्या होता है अपने फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के बाद. इन द सेकेंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शंस, सेकेंड जनरल इलेक्शंस होते हैं 1957 में, 5 साल प्लस कर देंगे, एंड थर्ड होते हैं 1962 में. क्लियर है? चलिए. Congress maintained the same position in the Lok Sabha by winning 3/4 of the general seats. तो लोक सभा यानी कि नेशन वाइड ऑल ओवर जनरल इलेक्शंस में सेम पोजीशन मेंटेन करी, 3/4 सीट्स यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कांग्रेस के पास थी. None of the opposition parties could win even 1/10 of the number of seats won by the Congress. जो ऑपोजिशन पार्टीज थी वो तो कांग्रेस के आसपास भी नहीं थी. However, it did not get majority in a few cases. अब कौन सी जगह पे कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिलती? The most significant case was in Kerala in 1957. केरला में 1957 में कांग्रेस पार्टी नहीं जीतती, एक कोलिशन पार्टी लेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जीतती है 1957 यानी कि सेकेंड जनरल इलेक्शंस इन केरला. सो यहाँ पे जो मैप रिप्रेजेंटेशन है वो कांग्रेस की डोमिनेंस को दिखा रहा है फ्रॉम 1952 टू 1967. ये जो येलो कलर में है सारी ही दीज आर डोमिनेटेड बाय कांग्रेस. रेड में आप देख सकते हैं दिस इज द डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट जो कोलिशन था केरला में, राइट? एंड ब्लू में ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, राइट? तो हमें क्लियर हो गया है. आगे चलते हैं. सो कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. इन 1957 द कांग्रेस पार्टी हैड द बिटर टेस्ट ऑफ डिफीट यानी कि हार मात इन केरला. इन द असेंबली इलेक्शंस यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन मार्च 1957 द कम्युनिस्ट पार्टी वन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द केरला लेजिस्लेचर. The party won 60 of the 126 seats and had the support of 5 independents. यानी कि 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का भी सपोर्ट उन्हीं की तरफ था, राइट? तो आप देख सकते हैं 65 लगा लीजिए सीट्स, राइट? सो गवर्नर इनवाइटेड EMS नंबूरी पद, राइट? गवर्नर ने EMS नंबूरी पद जो लीडर थे पार्टी के उनको बुलाया टू फॉर्म द गवर्नमेंट, टू फॉर्म द मिनिस्ट्री. द कांग्रेस पार्टी बिगैन अ लिबरेशन स्ट्रगल, लिबरेशन यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट. The communists claimed that the agitation was led by vested interests and religious organizations. ये जो agitation था, ये जो protest था against the elected government, ये obviously बोला गया कि कांग्रेस पार्टी अपने इंटरेस्ट के लिए करा रही है एंड इसमें religious organizations भी शामिल थी. In 1959, the Congress government at the center, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, dismissed the communist government यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इन केरला अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल लगा देता है, स्टेट इमरजेंसी लगा देता है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि कांग्रेस की थी उसने प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया इन केरला स्टेट, तो उसकी जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो डिसमिस हो गई. This decision was proved very controversial and was widely cited as the first instance of the misuse of constitutional emergency powers. Right? कि misuse किया गया constitutional emergency powers का. तो first instance क्या है? ये है. अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप जो emergency वाला चैप्टर है उसमें डाल देंगे, लेकिन भले ही state emergency थी, पहला misuse यहाँ पे हुआ. चलिए अब चलते हैं नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस पे. कैसा नेचर था, राइट? सो पहले हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड देखेंगे फॉर्म ऑफ डोमिनेंस इन अदर कंट्रीज. चाइना, क्यूबा और सीरिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सिर्फ एक सिंगल पार्टी अलाउ करता है, तो वन पार्टी सिस्टम है. म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट एंड एरिट्रिया में वन पार्टी स्टेट्स ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स.
तो यहाँ पे भी वन पार्टी रूल है। सिमिलरली मैक्सिको, साउथ कोरिया एंड ताइवान अंटिल अ फ्यू इयर्स अगो दे वर इफेक्टिवली वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट्स, राइट। सो ये एग्जाम्पल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे वन पार्टी डोमिनेंस है। What distinguished the dominance of Congress party in India from all these cases? इंडिया का वन पार्टी डोमिनेंस इन सबसे अलग कैसे है ये जानते हैं। Because it happened under democratic conditions through free and fair elections हमारी कंट्री में हुआ। Many parties contested elections यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम है in conditions of free and fair elections and yet the Congress managed to win election। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी की चॉइस थी तो सबने उसे ही वोट किया, मल्टी पार्टी सिस्टम है और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक कंडीशंस के अंडर हुआ। Some other reasons of Congress's extraordinary success, इतनी अच्छी सक्सेस कैसे मिली? Congress was seen as the inheritor of the national movement। ये अगेन वो जो सारे रीजंस हमने पढ़े, राइट। Many leaders who were in forefront of that struggle were now contesting elections as Congress candidates। तो जो फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स थे वो अब क्या बन गए? कैंडिडेट्स बन गए, तो लोग उनसे ज्यादा रिलेट कर पा रहे थे। The Congress was already a very well organized party and by the time other parties could even think of a strategy, कांग्रेस अपना कैंपेन शुरू कर चुकी थी, राइट। वो बहुत पुरानी पार्टी है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। द कांग्रेस हैड द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज, यानी कि जैसे होता है ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज की सबसे पहली पार्टी थी, राइट। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज मिला। इट हैड एन ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क डाउन टू द लोकल लेवल, ऑल इंडिया लेवल और लोकल लेवल, राइट। सो लेंथ भी है और डेप्थ भी है, यानी कि इट इज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री एंड साथ ही साथ आपका नेशनल लेवल से लेके लोकल लेवल तक, गांव तक, डिस्ट्रिक्ट्स तक, हर जगह कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन फैली हुई थी। इट्स नेचर वाज ऑल इंक्लूसिव। ऑल इंक्लूसिव का मतलब क्या है? दैट सोशली, यानी कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, और साथ ही साथ आइडियोलॉजिकली, आइडियोलॉजी यानी कि थिंकिंग। सो हर एक स्फेयर से सोशली अलग लोग और आइडियोलॉजिकली जिनकी थिंकिंग फिलॉसफी बहुत अलग है, ये सब कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे। अब इसी को इन डेप्थ पढ़ते हैं। कांग्रेस आज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कोलिशन बता दिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि डिफरेंट आइडियोलॉजी और डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड के लोग थे। अब हम कांग्रेस की थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़ेंगे। कांग्रेस इवॉल्व्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स इन 1885 एज अ प्रेशर ग्रुप फॉर द न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल एंड कमर्शियल क्लासेस। तो पहले कांग्रेस क्या थी? एक प्रेशर ग्रुप था, राइट। और किन के लिए था? कौन कौन इंक्लूडेड थे उसमें? एलीट क्लास जो न्यूली एजुकेटेड थे, प्रोफेशनल थे और कमर्शियल क्लासेस थे। और प्रेशर ग्रुप क्या होता है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ग्रुप जो जैसे कुछ भी अगर वो चेंज चाहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी में तो प्रेशर करता है गवर्नमेंट को टू चेंज, राइट। सो यहाँ से वो कैसे इवॉल्व हुआ? टू अ मास मूवमेंट इन द 20th सेंचुरी। तो केवल एक प्रेशर ग्रुप से वो एक मास मूवमेंट यानी कि बहुत सारे लोग हैं, राइट। ऐसे मूवमेंट में बदल गया इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी यानी कि 1900s में। It began as a party dominated by the English-speaking, upper caste, upper middle class and urban elite. Right? तो पहले all inclusive nature नहीं था, but with every civil disobedience movement, जो हमारा freedom struggle था, तो हर एक civil disobedience movement it launched, its social base widened. उतना ही ज्यादा पॉपुलर होती गई पार्टी, लोग जुड़ते गए। कांग्रेस was transformed into a rainbow-like social coalition. तो एक रेनबो की तरह एक सोशल कोलिशन में कांग्रेस अब बदल गया। अब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग एलीट क्लास नहीं थे। इट ब्रॉट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप्स, डाइवर्स यानी कि अलग अलग तरीके के ग्रुप्स हुज इंटरेस्ट्स वर ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि बहुत अलग, ऑपोजिट इंटरेस्ट। क्योंकि अगर भाई कोई पेजेंट है और वही इंडस्ट्रियलिस्ट है, दोनों के इंटरेस्ट बहुत अलग होंगे, राइट। ब्रॉडली रिप्रेजेंटिंग इंडियाज डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ अलग अलग क्लासेस के लोग, अलग अलग कास्ट्स के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग एंड अलग अलग इंटरेस्ट, यानी कि लोग क्या चाह रहे हैं गवर्नमेंट से, तो सबका अलग अलग इंटरेस्ट था, राइट। अभी कौन कौन थे? पेजेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। आप दोनों ही देख सकते हैं कितने ऑपोजिट है। अर्बन ड्वेलर्स एंड विलेजर्स, जो
जो अर्बन एरिया में रहते हैं और विलेजर, रूरल एरिया, रूरल पीपल, मिडल, लोअर एंड अपर क्लासेस एंड कास्ट्स, वर्कर्स एंड ओनर्स, सब अब एक कांग्रेस का हिस्सा थे। सो इट्स लीडरशिप ऑल्सो एक्सपैंडेड बियॉन्ड द अपर कास्ट। अब सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स नहीं, लीडर्स भी हर एक स्फेयर से आ रहे थे। सो अपर कास्ट और अपर क्लास प्रोफेशनल से हटके एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स थे जो रूरल ओरिएंटेशन यानी कि विलेज साइड ओरिएंटेशन पे फोकस करते थे, राइट। तो ऐसे कांग्रेस एक सोशल कोलिशन बन गया। चलिए, कांग्रेस एज एन आइडियोलॉजिकल कोलिशन। अब आइडियोलॉजी क्या होती है? कौन कैसा सोचता है, किसकी कैसी सोच है, कौन कैसे तरीकों में बिलीव करता है, एक कैसा थिंकर है, राइट। सो आइडियोलॉजी में आ जाता है रेवोल्यूशनरी एंड पैसिफिस्ट। रेवोल्यूशनरी जो ओवरनाइट एक चेंज चाहते हैं, और पैसिफिस्ट जो एक स्लो चेंज में बिलीव करते हैं। दोनों ऑपोजिट है। एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट एंड द राइट, लेफ्ट एंड ऑल शेड्स ऑफ द सेंटर। एक्सट्रीमिस्ट यानी कि जो एक्सट्रीम तरीकों में है ना, वॉयलेंस में बिलीव करते हैं अगर वो चेंज लाना चाहते हैं, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे नक्सलाइट्स, राइट, जो आर्म्ड रेबेलियन में बिलीव करते हैं। एंड मॉडरेट जो आपका नेगोशिएशन, पेटिशंस, इन सारे मॉडरेट फॉर्म्स में बिलीव करते हैं फॉर ब्रिंगिंग चेंज। राइट, दोज हु सपोर्ट capitalism, free market, the play of demand and supply, free market, and left those who support the poor people, right? सोशलिज्म के जो साइड होते हैं। कंजर्वेटिव एंड रैडिकल, राइट। कंजर्वेटिव जो नए तरीकों में विश्वास नहीं रखते, राइट, जो ट्रेडिशनल मेथड्स में बिलीव करते हैं। रैडिकल जो कि समय के साथ बहुत जल्दी बदलते हैं। तो ये डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, ऐसी डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग कांग्रेस में थे। सो विद इन द पार्टी आप देख सकते हैं कितनी अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं। The Congress was a platform for numerous groups, interests and even political parties to take part in the national movement. तो कांग्रेस के अंदर ही आप देख सकते हैं ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट्स हैं, साथ ही साथ ये क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज। जी हाँ, in pre-independence days, before India gained independence, many organizations and parties with their own constitution and organizational structure were allowed to exist within the Congress, like the Congress Socialist Party. तो भैया कांग्रेस के अंदर ही different पार्टीज है, राइट। जैसे आपका आ गया CSP, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिनका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तो इतना ब्रॉड था आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। अब इतनी डाइवर्सिटी है एक पार्टी के अंदर, तो भाई कैसे उसको मैनेज करते हैं, राइट। तो ये फैक्शंस यहाँ पे क्या है, ये जो हमने ग्रुप्स पढ़े विद इन द पार्टी, इनको फैक्शंस बोलते हैं, नॉट फ्रैक्शंस, ठीक है। चलिए, coalition like character of the Congress gave it an unusual strength, right? तो मजबूत करता था ये coalition like character। अच्छा जी, coalition क्या है? एक coalition क्या होता है? A coalition accommodates all those who join it। भाई अब जो मेंबर्स है coalition के, वो सारा coalition का हिस्सा तो होंगे ही, जी बिल्कुल। It has to avoid any extreme position and strike a balance on almost all issues। extreme position क्यों नहीं ले सकते? एकदम आप एक radical approach नहीं ले सकते, क्योंकि पैसिफिस्ट भी तो हैं विद इन द कांग्रेस। आप एकदम कंजर्वेटिव भी नहीं रह सकते, राइट, क्योंकि और भी एकदम ऑपोजिट आइडियोलॉजी वाले भी मेंबर्स हैं। तो इससे एक बैलेंस स्ट्राइक होता था आइडियोलॉजीज में ऑफ कांग्रेस, राइट। कभी भी ऐसे एक्सट्रीम जैसे सीसो होता है ऐसे नहीं होता था, हमेशा एक बैलेंस मेंटेन रहता था। अच्छा जी, अब इतने सारे ग्रुप हैं तो ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, एंड साथ साथ इंक्लूसिवनेस, सबको इक्वली इन्वॉल्व करना, दोनों ही हॉलमार्क्स हैं ऑफ अ कोलिशन। हॉलमार्क्स यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट। एनीथिंग दैट द ऑपोजिशन वांटेड टू से would also find a place in the program and ideology of the Congress। अब भैया ऑपोजिशन पार्टीज के पास जो कहने का था वो तो ऑलरेडी कांग्रेस के अंदर था, क्योंकि कांग्रेस में वैसे ही इतने सारे ग्रुप्स हैं डिफरेंट आइडियोलॉजी के, राइट। सो कांग्रेस खुद एक पार्टी भी थी और खुद एक ऑपोजिशन पार्टी की तरह भी एक्ट करती थी।
ग्रेटर टॉलरेंस, टॉलरेट करना पड़ेगा ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस, क्योंकि अलग अलग सबकी सोच है। अब आपके घर में ही देख लो, आपकी कुछ और सोच है, आपके पेरेंट्स की कुछ और सोच होगी, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, लेकिन टॉलरेट करके हंसी खुशी से रहना पड़ेगा, राइट। एंड एम्बिशंस ऑफ वेरियस ग्रुप्स एंड लीडर्स आर अकोमोडेटेड, राइट। तो ग्रेटर टॉलरेंस करनी पड़ेगी, सबका जो ओपिनियन है वो लेना पड़ेगा। Even if a group क्या है, group inside the party was called faction, was not happy with the position of the party or with its share of power, अगर किसी को लग रहा है कि पार्टी ने ये सही नहीं किया या फिर पार्टी मुझे, हमारे ग्रुप को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, इट वुड रिमेन इनसाइड द पार्टी एंड फाइट द अदर ग्रुप्स रादर देन लीविंग द पार्टी एंड बिकमिंग द ऑपोजिशन। तो भैया अगर वो ऑपोजिशन पार्टी बन जाए कांग्रेस से निकल के, तो ज्यादा कंपटीशन हो, ज्यादा पावर हो, लेकिन वो कांग्रेस के अंदर ही रह के आपस में कंपीट करते थे, तो इससे कोई भी ऑपोजिशन पार्टी नहीं होती थी कांग्रेस के पास। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ वीकनेस, internal factionalism became a strength of the Congress. Why? Because this led to no stiff opposition for the party. इसीलिए ये स्ट्रेंथ बन गई कांग्रेस पार्टी की। सो जो कांग्रेस की स्टेट यूनिट्स थी, सब यूनिट्स थी, they were made up of numerous factions, right? तो जैसे ये कांग्रेस पार्टी है, right? ये आपके फैक्शंस है, फैक्शंस में भी ऐसे आपका ये पूरी एक हो गई स्टेट यूनिट, और इसमें आ गए आपके 4 से 5 फैक्शंस, ठीक है। सो स्टेट यूनिट्स मेड अप ऑफ न्यूमरस फैक्शंस टुक डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजिशंस, मेकिंग द कांग्रेस अपीयर एज अ ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी। ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी का मतलब क्या है कि भैया ऑपोजिशन भी क्या है, कांग्रेस के अंदर ही है। ऑपोजिशन, अदर पार्टीज जो कांग्रेस से बाहर थी, दे वर नॉट ऑल्टरनेटिव्स टू द रूलिंग पार्टी, इंस्टेड दे कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज्ड एंड क्रिटिसाइज्ड, सेंसर्ड एंड इन्फ्लुएंस द कांग्रेस। कैसे? बाय इन्फ्लुएंसिंग दीज फैक्शंस, राइट। वो इन फैक्शंस के थ्रू अपने पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग में इन फैक्शंस के थ्रू पॉलिसी और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते थे फ्रॉम द मार्जिन्स, राइट, फ्रॉम द मार्जिन्स यानी कि थ्रू द फैक्शंस। So in the first 10 years of electoral competition, the Congress acted both as the ruling party as well as the opposition party. इसीलिए क्या बोला गया? This period of Indian politics is the Congress system, जहां पे कांग्रेस ही रूलिंग पार्टी है और कांग्रेस ही ऑपोजिशन पार्टी है, इसको हम बोलते हैं कांग्रेस सिस्टम। अब देखते हैं फाइनली एमर्जेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज कैसे होता है। सो इंडिया हैड अ लार्जर नंबर ऑफ डाइवर्स एंड वाइब्रेंट ऑपोजिशन पार्टीज, बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज आई। सम ऑफ दीज हैड कम इनटू बीइंग इवन बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1952, कुछ 1952 से पहले ही बन चुकी थी। रूट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द नॉन कांग्रेस पार्टीज of today can be traced to one or the other of the opposition parties of 1950s। जो आज के दिन भी नॉन कांग्रेस पार्टीज है, फॉर एग्जांपल बीजेपी है, उसके भी रूट्स उन ऑपोजिशन पार्टीज में लाया करते हैं जो 1950s के दौरान बनी। अभी हम पढ़ेंगे, राइट। सो व्हाट वाज द रोल प्लेड बाय ऑपोजिशन पार्टीज? ऑपोजिशन पार्टीज की वजह से क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट है वो एंटी डेमोक्रेटिक ना बन जाए, वो ये इंश्योर करती है। सो प्रिवेंशन of a system that is turning into anti-democratic, offered a sustained and principled criticism of the policies जो गवर्नमेंट कर रही है उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना अगर कुछ गलत है तो, and practices of the Congress party groomed the leaders who were to play a crucial role in the shaping of our country, right। कई सारे लीडर्स बाकी अलग डिफरेंट पार्टीज को भी सपोर्ट करते थे, तो उनकी भी ग्रूमिंग हुई, तो वो भी काफी ज्यादा अच्छे लीडर्स बन के आए। Kept the ruling party under check and often changed the balance of power within the Congress. Checks and balances maintain रहते हैं, right? वो continuously जो कांग्रेस पार्टी है उसके एक्शंस को चेक करती रहती है कि कुछ गलत तो नहीं कर रही है, राइट। हम सबको पता है अगर आपने कुछ गलत किया आज के दिन तो बोर्ड्स लग जाएंगे, राइट। दूसरी पार्टीज उसको बार बार उछालेंगी, राइट। सिमिलरली फॉर अदर पार्टीज, आपका बीजेपी, कांग्रेस, तो जो ऑपोजिशन पार्टीज होती है वो हमेशा क्रिटिसाइज करने के लिए रेडी रहती हैं। सो पहले अर्ली ईयर्स में देयर वाज अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड द
leaders of the opposition parties. For example, Jawaharlal Nehru often referred to his fondness for the Socialist Party. वो Socialist Party को like करते थे and invited the leaders of this party to join his government. For example, Jayaprakash Narayan. Similarly, interim government, जो temporary government थी, which ruled the country after declaration of independence, and the first general election included opposition leaders like डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि कांग्रेस पार्टी का पार्ट नहीं थे, राइट। सो इससे क्या दिखा है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिख रही है। दिस काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप विद एंड रिस्पेक्ट फॉर पॉलिटिकल एडवर्सरीज, एडवर्सरीज यानी कि जो ऑपोजिट लीडर्स हैं, डिक्लाइंड आफ्टर द पार्टी कंपटीशन ग्रू मोर इंटेंस। अब आज के दिन इतनी म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट खत्म होती गई, राइट। So the ability of the Congress to accommodate all interests and all aspirations of political power steadily declined. Seriously, ये जो कांग्रेस का हमने सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन देखा, ये धीरे धीरे कम होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। अदर पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्टेड गेनिंग ग्रेटर सिग्निफिकेंस। अब आप देखेंगे जो कांग्रेस के अंदर फैक्शंस थे वो भी हटके अलग ऑपोजिशन पार्टीज बनने लगी। चलिए, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बॉक्सेस। तो पहली पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो फैक्शन थी कांग्रेस का, सीएसपी हमने पढ़ा था ना, was formed within the Congress in 1934 by a group of young leaders who wanted a more, क्या आइडियोलॉजी थी, रैडिकल एंड इगैलिटेरियन कांग्रेस। ठीक है, रैडिकल यानी कि जो चेंज में बिलीव करती है, एंड इगैलिटेरियन यानी कि इक्वल, राइट, क्लासलेस सोसाइटी, राइट। तो वो क्लासलेस कांग्रेस को सपोर्ट करती थी। फिर इन 1948 the Congress amended its constitution to prevent its members from having a dual party membership. तो 1984 में जो हमने पढ़ा ना, कांग्रेस के अंदर ही क्या होती थी, पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, वो कांग्रेस ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, आपको सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही हिस्सा रहना है। तो इसी वजह से जो सोशलिस्ट थे उन्होंने अपनी एक सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी बनाई इन 1948। क्लियर है। सो 1948 में बनी द सोशलिस्ट पार्टी। The party's electoral performance caused much disappointment to its supporters. ज़्यादा अच्छी तरक्की मिली नहीं। Socialists believed in the ideology of democratic socialism. Right? Socialism क्या है कि वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स होना चाहिए, एंड जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो स्टेट ओनरशिप होनी चाहिए एज अपोज टू कैपिटलिज्म, जो प्राइवेट इंडिविजुअल ओनरशिप में मानती है, राइट। सो ये डेमोक्रेटिक बेसिस में होना चाहिए। दे क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर फेवरिंग कैपिटलिस्ट्स एंड लैंडलॉर्ड्स एंड फॉर इग्नोरिंग द वर्कर्स एंड पेजेंट्स, राइट। तो क्योंकि एक क्लासलेस सोसाइटी चाहते थे कि हर एक सेक्शन को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ये इस बात से नाखुश थे। द लीडर्स ऑफ द सोशलिस्ट पार्टीज वर जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया एंड एस.एम. जोशी। ऑल आर वेरी वेल नोन, पॉपुलर, आप बुक में कई बार इनका नाम सुनेंगे। द सोशलिस्ट पार्टी वेंट थ्रू मेनी स्प्लिट्स एंड रीयूनियंस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मेनी सोशलिस्ट पार्टीज। बार बार स्प्लिट हुआ, बार बार जुड़े। किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, राइट, अलग अलग स्प्लिट होके। पार्टीज इन कंटेम्प्रेरी इंडिया दैट ट्रेस देयर ओरिजिन टू द सोशलिस्ट पार्टी। आज के दिन में जो पार्टी हैं इनमें से कौन सोशलिस्ट पार्टी से ही निकल के फॉर्म हुई हैं? समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर, चारों ही किसके ओरिजिन है, कहाँ ओरिजिन है? सोशलिस्ट पार्टी में, राइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर CUET एंड योर बोर्ड्स MCQ एज वेल। अच्छा जी, अब लीडर की बात करते हैं। ये हैं आचार्य नरेंद्र देव। क्लियर है? चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। ही वॉज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इज द वन विद इन द कांग्रेस फैक्शंस में, राइट। He was a freedom fighter, scholar of Buddhism. After independence, he led the Socialist Party, right, जो 1948 में बनी, and later the प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। उसके बाद कौन सा स्प्लिट के बाद? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। क्लियर है? परफेक्ट। आगे चलते हैं। अब चलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पे। In the early 1920s, communist groups emerged in different parts of India, taking inspiration from the Bolshevik Revolution in Russia and advocating socialism as the solution to problems affecting the country. तो कम्युनिज्म हमने कहाँ पढ़ा है? USSR की आइडियोलॉजी में, है ना।
कम्युनिज्म और सोशलिज्म दोनों ही काफी इंटर रिलेटेड है, जहां पे स्टेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज हो, देयर इज नो प्राइवेट ओनरशिप, और सोशल वेलफेयर हो, एंड कम्युनिटी एज अ होल एंजॉयज द रिसोर्सेज, राइट। सो कहां से इंस्पिरेशन मिली? बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया, राइट, द रशियन रेवोल्यूशन। From 1935, the communists worked mainly from within the fold of the Indian National Congress. तो ये भी भैया 1935 onwards within the Indian National Congress एक faction था। फिर दिसंबर 1941 में a parting of ways took place when the communists decided to support the British in their war against Nazi Germany। यानी कि आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कम्युनिस्ट्स ने डिसाइड किया कि वो ब्रिटिशर्स का साथ देंगे। वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक हुई? 1939 से 45 तक, राइट। सो दिस वांटेड टू सपोर्ट द ब्रिटिश जो उस वक्त इंडिया पे रूल कर रहे थे, राइट। देन सीपीआई हैड अ वेल ऑयल्ड पार्टी मशीनरी एंड डेडिकेटेड कैडर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। सो इंडिपेंडेंस के दौरान भी सीपीआई ने अपनी फुल मदद करी, राइट। आगे चलते हैं। Soon after independence, the party thought that the transfer of power in 1947 was not true independence and encouraged violent uprisings in Telangana. अच्छा जी, तो क्या लगा कि ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुई है ब्रिटिश से इंडियन गवर्नमेंट को, ये ट्रू इंडिपेंडेंस नहीं है, तो इन्होंने भैया तेलंगाना में काफी वायलेंट अपराइजिंग्स करी। The communists failed to generate popular support for their position and were crushed by the armed forces. However, ज़्यादा रंग नहीं लाई ये काम। This forced them to rethink their position. फिर इन्होंने क्या सोचा? फिर इन्होंने ये वायलेंट रेवोल्यूशन वाला पाथ छोड़ दिया। एंड इन 1951 द कम्युनिस्ट पार्टी अबैंडन्ड, यानी कि छोड़ दिया द पाथ ऑफ वायलेंट रेवोल्यूशन एंड डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन अप्रोचिंग द जनरल इलेक्शंस जो 52 में होने थे, राइट। इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन सीपीआई वन 16 सीट्स एंड इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, जो हमने अभी डिस्कस किया। The party got support in Andhra Pradesh, West Bengal, Bihar and Kerala. Very important, you should know this. कौन सी states में support मिला? Andhra Pradesh, West Bengal, Bihar and Kerala, right? Notable leaders of CPI कौन है? A.K. गोपालन, S.A. डांगे, E.M.S. नंबूरीपद, P.C. जोशी, अजय घोष and P. सुंदरैया. Then in 1964 the party went through a major split. पार्टी टूट जाती है दो हिस्सों में, following the ideological rift between the Soviet Union and China. आप देखेंगे चाइना में 1962 में इंडो चाइना वॉर होती है और उसके बाद ये स्प्लिट होता है। तो जो प्रो सोवियत फैक्शन थे वो सीपीआई बन के रहे, यानी कि जो यूएसएसआर के सपोर्ट में थे, उससे इंस्पायर्ड थे, और जो प्रो चाइना थे वो सीपीआई एम बन गए, सीपीआई मार्क्सिस्ट, ठीक है। चलिए, सो अब यहाँ बात करते हैं A.K. गोपालन जी के बारे में। ये आप 100 का स्टैम्प देख रहे हैं। कम्युनिस्ट लीडर फ्रॉम केरला, joined the Communist Party in 1939. After the split in the Communist Party in 1964, he joined CPIM and worked for strengthening the party. Respected as a parliamentarian and member of parliament from 1952. These boxes are important for your CUET. चलिए, अब चलते हैं भारतीय जनसंघ पे। भारतीय जनसंघ was formed in 1951 with Shyama Prasad Mukherjee as its founder president. Very important. Lineage can be traced back to the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS and the हिंदू महासभा before independence. Right? तो हिंदू महासभा और RSS में ओरिजिन है एंड देन भारतीय जनसंघ फॉर्म होती है इन 1951, ठीक है। It emphasized the idea of one country, one culture, one nation. ठीक है, भारतीय जनसंघ आप समझ ही पा रहे हैं इससे। It believed that the country could become modern, progressive, and strong on the basis of Indian culture and traditions. The party called for a reunion of India and Pakistan in अखंड भारत। तो ये किसका इनिशिएटिव है, आइडियोलॉजी है? भारतीय जनसंघ की। The party was in forefront of the agitation to replace English with Hindi as the official language of India. It was also opposed to the granting of concessions to religious and cultural minorities कि उनको concessions ना मिले, कोई भी privilege ना मिले। The party was a consistent advocate, यानी कि supporter of India developing nuclear weapons, especially after China carried out its atomic tests in 1964.
So the party was able to secure only 3 Lok Sabha seats in the 1952 elections and 4 seats in 1957 general elections. Party's leaders include Shyama Prasad Mukherjee, Deen Dayal Upadhyay and Balraj Madhok. The BJP traces its roots to the Bharatiya Jana Sangh. Very important. भारतीय जनता पार्टी के रूट्स कहाँ हैं? भारतीय जन संघ से हैं, राइट? ये है दीन दयाल उपाध्याय जी. He was a full-time RSS worker since 1942. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राइट? फाउंडर मेंबर ऑफ भारतीय जन संघ, जनरल सेक्रेटरी, लेटर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जन संघ, इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, जो आपके एडेड टॉपिक्स में है, लेकिन एडेड टॉपिक्स अब बोर्ड्स में नहीं पूछे जाएंगे, राइट? तो ये उनकी फिलोसफी थी, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म की, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बॉक्सेस. मौलाना अबुल कलाम आजाद, ओरिजिनल नेम क्या था? अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद. ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ इस्लाम, फ्रीडम फाइटर एंड कांग्रेस लीडर, proponent of Hindu-Muslim unity, very important, opposed to partition. He was member of Constituent Assembly and Education Minister in the first cabinet of Free India. Very important. CUET में match the following करके पूछ लेते हैं from these boxes कि क्या रैंक थी, क्या पोजीशन थी, राइट? फिर चलते हैं राजकुमारी अमृत कौर पे. She was a Gandhian and freedom fighter. Gandhian यानी कि जो गांधीयन आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं. Belong to the royal family of Kapurthala. Inherited Christian religion from her mother. Member of Constituent Assembly. Minister for Health in independent India's first ministry. Very important. Continued as health minister till 1957, till the second general elections. अब चलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे. लीडर ऑफ हिंदू महासभा, राइट, जो हमने पढ़ा अभी. फाउंडर ऑफ भारतीय जन संघ. Minister in Nehru's first cabinet after independence. Resigned in 1950 due to differences over relations with Pakistan. Member of Constituent Assembly and later the first Lok Sabha. राइट, तो फर्स्ट लोकसभा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोनों के ही मेंबर थे. वॉज अपोज टू इंडियाज पॉलिसी ऑफ ऑटोनॉमी टू जम्मू एंड कश्मीर, की जम्मू एंड कश्मीर को ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं देनी चाहिए. अरेस्टेड ड्यूरिंग जन संघ एजिटेशन अगेंस्ट कश्मीर पॉलिसी. डाइड ड्यूरिंग डिटेंशन व्हेन ही वाज इन प्रिजन, राइट? रफी अहमद किदवाई. ही वाज अ कांग्रेस लीडर फ्रॉम यूपी. Minister in UP in 1937 and again in 1946. Minister for Communications in the first Ministry of Free India, important है. And then Food and Agriculture Minister from 52 to 54. Now let's move on to Baba Saheb Bhimrao Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar, right? Leader of the anti-caste movement and the struggle for justice to the Dalits. Scholar and intellectual. फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी. कौन सी पार्टी फाउंड करी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी. लेटर फाउंडेड द शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन. प्लान्ड द फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन प्लान करी. मेंबर ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. वेरी इंपॉर्टेंट. चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो सबको पता है. Minister in Nehru's first cabinet after independence. Resigned in 1951. Very important. Due to differences over the Hindu Code Bill. हिंदू कोड बिल पे डिफरेंसेस की वजह से 1951 में रिजाइन कर दिया. अडॉप्टेड बुद्धिज्म इन 1956 विद थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स. ज्यादा इन डेप्थ जाना है आप सिंपली सर्च कर सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं और इनके बारे में. Perfect. So guys, that is it for our chapter number 2, era of one party dominance. I hope आपको सब कुछ समझ में आया है एंड थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज रिव्यू डालें कमेंट सेक्शन में और अपने 5 और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए. Thank you so much for watching. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel.